और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन के मुद्दे पर फैसला करने के लिए कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है और खबर यह कि कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम उद्धव ठाकरे व्यापारियों से भी करेंगे मुलाकात। इससे पहले आज उद्धव ने टास्क फोर्स के साथ बैठक की, जिसने महाराष्ट्र सरकार को लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे भी लॉकडाउन लगाने के पक्ष में हैं। कल की बैठक के बाद बुधवार को फिर कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री लॉकडाउन लगाने पर लेंगे अंतिम फैसला। तो आज भी बैठक हुई टास्क फोर्स के साथ। टास्क फोर्स की तरफ से यह कहा गया कि कड़क लॉकडाउन लगाना जरूरी है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और जानकारी ये कि कैबिनेट की बैठक के बाद यह साफ हो पाएगा कि लॉकडाउन लगाया जाए या फिर नहीं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर हर गुजरते दिन के साथ रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाने भी शुरू कर दिए, लेकिन इन दहशत फैलाती खबरों के बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक राहत देने वाली खबर सामने आई। कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत दुनिया में अव्वल हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ने की अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए टीका उत्सव का ऐलान कर देश को कोरोना से लड़ने के 2 मंत्र भी दिए हैं। पहला है टीकाकरण और दूसरा कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन। कोरोना की दूसरी लहर का कहर। देश में कोरोना का कोहराम। चौबीस घंटे में कोरोना के 1,52,879 केस। चौबीस घंटे में 839 लोगों की मौत। कोरोना बहुत तेजी से पूरे देश को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। रविवार को कोरोना वायरस ने महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तमाम एहतियात, सख्ती और सावधानी के बावजूद बीते 24 घंटे के दौरान देश में 1.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले। हालात हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से 839 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस के नए मामलों और इस महामारी की चपेट में आने से हुई मौतों की तादाद ने लोगों में जबरदस्त डर पैदा कर दिया है। पिछले 5 दिन से लगातार हर दिन 1 लाख से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं, जिसने सरकार को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। देश में अब तक 1,33,58,805 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की गिनती 1,59,275 पहुंच गई है। ये आंकड़े चौंकाते भी हैं और डराते भी हैं। सवाल उठता है कि आखिर कोरोना की इस तेजी से बढ़ती गिनती का असली राज क्या है, क्योंकि तेजी से फैलते कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आई जिंदगी की रफ्तार रफ्ता एक बार फिर थमती नजर आने लगी है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट मिलने लगी है। महाराष्ट्र में तो कोरोना के बढ़ते मामलों ने सभी को परेशान कर रखा है। महाराष्ट्र के पुणे में वीकेंड लॉकडाउन लगने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। मुंबई के धारावी में तो लॉकडाउन की खबरों से बेपरवाह लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर घूमते नजर आए। मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन का असर कई जगहों पर नजर नहीं आ रहा है। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के धारावी इलाके में, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। कईयों के मुंह पे मास्क तक नहीं है, मास्क उनके पास होने के बावजूद मास्क नहीं लगाया गया है। साथ ही में आपको बताना चाहेंगे कि
यहाँ पर मुंबई पुलिस या बीएमसी के कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। लोग जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा यहाँ पर पहुँच रहा है तो अपने मुंह पर मास्क चढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से भी हालात बिगड़ने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है और टेस्टिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल के साथ साथ विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की और राज्य में कोरोना से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी की, क्योंकि बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 4,986 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब एमपी में कोरोना के 32,707 एक्टिव केस हो गए हैं। उधर कोरोना ने गुजरात के सूरत की सूरत बिगाड़नी शुरू कर दी। हालात बेहद नाजुक हो गए हैं। आलम यह है कि यहाँ एक साथ 25 लोगों के शव का दाह संस्कार करने की तैयारियां देखी गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक में सूबे के तमाम स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। कर्नाटक के कालबुर्गी में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। पुलिस लोगों के साथ सख्ती से पेश आ रही है, लेकिन पंजाब के जालंधर का हाल बेहद अजब और हैरान करने वाला है, क्योंकि यहाँ पुलिस ने जब लोगों को कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कर्फ्यू का पालन करने को कहा तो लोगों की भीड़ पुलिस वाले से ही हाथापाई पर उतर आई और थानेदार की वर्दी फाड़ दी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है, जबकि 9 जिलों में लॉकडाउन 13 और 14 अप्रैल से लगेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक इंडोर स्टेडियम में 300 बेड का एक अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है, जो सोमवार से शुरू हो जाएगा। यहाँ कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की वजह से सरकार ने ये बड़ा और जरूरी कदम उठाया है। शहर के अस्पतालों में बेड के साथ ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद इंडोर स्टेडियम में बनाए गए अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, ताकि मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी न हो। कितने बेड अभी टोटल? अभी कंप्लीट ये मान के चलिए कि हम 140 जो ऑक्सीजन जो हमारा प्लांट डाला है, पहली बार हमने प्लांट डालने का काम किया है। 140 हम उसमें उपलब्ध करा पाएंगे, और बाकी जो बचे हुए हैं 300 में वो यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे 160। तो ये कल हम चालू कर देंगे। टोटल बेड कितने? 300 बेड वाले वो है, 300 बेड में हम यहाँ पर चालू कर देंगे। ऑक्सीजन बेड पूरे ऑक्सीजन बेड है यहाँ, सारे ऑक्सीजन बेड। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी है। देश की राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों से सरकार परेशान है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद मोर्चे पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि कोरोना को रोकने के लिए अगर कुछ और सख्त कदम उठाने पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,000 से भी ज्यादा केस सामने आए हैं, जिसने दिल्ली सरकार को चिंता में डाल दिया है। लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, आपका सहयोग चाहिए। देश भर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच एक राहत देती खबर भी सामने आई है। कोरोना वैक्सीनेशन की रेस में भारत ने अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। महज 85 दिनों में भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने का आंकड़ा 10 करोड़ के भी पार निकल गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए पूरे देश को बताया कि वैक्सीनेशन के मामले में भारत महज 85 दिनों में दुनिया में नंबर 1 बन गया है, जहां 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि अमेरिका में सिर्फ 9 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन मिली है और चीन में 6 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद पहले ही कोरोना की इस दूसरी लहर के कहर को भांप लिया था। तभी उन्होंने देश में कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले में तेजी लाने की गरज से 11 अप्रैल से 4 दिनों तक टीका उत्सव मनाने की शुरुआत की, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन मिल सके। जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है
तो एक प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि आज ज्योतिबा फुले के जन्मदिन से लेकर बाबा साहब के जन्मदिन तक इन दोनों को एक उत्सव का नाम दिया जाए। जितने हम कर सकते हैं, वैसे भी कोई भी जो आता है, अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया है और वो आ गया तो उसका वैक्सीनेशन हो रहा है। कोशिश हमारी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं उतना करें। कोरोना की इस दूसरी लहर के कहर के बीच सरकारों की तरफ से लगाई जा रही पाबंदियां असल में जिंदगी बचाने के लिए बेहद जरूरी है। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की अब तक की लड़ाई शानदार रही है। दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले हम महामारी को न सिर्फ बहुत हद तक सीमित रखने में सफल रहे थे, बल्कि एक वक्त तो लगने लगा था कि भारत इस वायरस से मुक्त होने वाला है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों की लापरवाही की वजह से देश की बहुत बड़ी आबादी इस लहर की चपेट में आती दिखाई दे रही है और इसको रोकने के लिए फिलहाल दो ही रास्ते हैं, एक टीकाकरण और दूसरा कोरोना के कायदे और कानून का सख्ती और ईमानदारी से पालन। आज से देश में टीका उत्सव का आगाज हो चुका है। इस वक्त कोरोना से लोगों को बचाने के लिए भारत समेत दुनिया भर में वैक्सीनेशन का अभियान चला हुआ है। भारत ने इस टीकाकरण अभियान में अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। देश में महज 85 दिनों में 10 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। लेकिन देश में कोरोना एक बार फिर से जिस रफ्तार के साथ अपने पैर पसार रहा है वो डराने वाली है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने 11 अप्रैल से देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने का ऐलान किया है। मेरी नौजवानों से विशेष अपील, 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए मदद करिए। ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। कोरोना पर पीएम मोदी का नया मंत्र। पीएम मोदी का त्रिशक्ति सूत्र। ट्रिपल टी से हारेगा कोरोना। टीका उत्सव का आगाज। मैं देश के युवाओं से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने आसपास के भी 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए मदद करिए। मेरी नौजवानों से विशेष अपील है, आप हेल्दी हैं, सामर्थ्यवान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज 11 अप्रैल है और आज से देश में टीका उत्सव का आगाज हो रहा है। 11 अप्रैल को भारत के महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की जन्म जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल को ही 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती तक देश में कोरोना के खिलाफ टीका उत्सव मनाने का आह्वान कर दिया था। इसका मकसद ज्योतिबा फूले और बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ देश के कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने का भी है। पीएम मोदी ने ये आह्वान 8 अप्रैल को देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान किया था। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की थी कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक ऐसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके और वो भी बिना वैक्सीन वेस्टेज के। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। दरअसल जिस तरह से देश में एक बार फिर कोरोना ने सर उठाया है, उसने सिस्टम को हिला कर रख दिया है।
लिहाजा 8 अप्रैल को पीएम मोदी ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की जहां कोरोना की रफ्तार बेकाबू होने लगी है। देश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। पाबंदियां एक बार फिर लोगों के दरवाजे पर दस्तक देने लगी हैं। यही वजह है कि कोरोना काल की इस आफत भरी घड़ी में पीएम मोदी ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने वायरस की इस रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए नए सिरे से प्लानिंग पर चर्चा की। कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है। इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने देश में मौजूदा संसाधनों का जिक्र करते हुए दावा किया कि अगर लापरवाही न बरती जाए तो कोरोना की इस पीक को एक बार फिर हराया जा सकता है। सच तो ये है कि इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने पूरे देश को एक बार फिर कोरोना के खिलाफ एक नया TTT सूत्र दिया। टी यानी टेस्ट, टी यानी ट्रैक, टी यानी ट्रीटमेंट। कोरोना को हराने के लिए अपने TTT सूत्र का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस सूत्र कोरोना प्रोटोकॉल और कोरोना मैनेजमेंट पर अगर सही से काम किया जाए तो कोरोना को काबू किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि वैक्सीनेशन के बावजूद लोग लापरवाही न बरतें और मास्क को ही कोरोना के खिलाफ सबसे बेहतर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। पीएम मोदी की इस अपील पर न्यूज 18 इंडिया ने भी कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग के दौरान अपने तमाम दर्शकों को जागरूक बनाने और उन्हें मास्क पहनने की अपील करते हुए बाकायदा एक मुहिम चलाई हुई है। हमें लोगों को ये बार बार बताना होगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क वगैरह जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन और अनिवार्य है। इंडिविजुअल लेवल पर लोगों में मास्क और सावधानी को लेकर जो लापरवाही आई है उसके लिए फिर से जागरूकता जरूरी है। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत में ही वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। पीएम मोदी ने 1 मार्च की सुबह एम्स पहुंचकर टीका लगवाया था। पीएम मोदी ने ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक के संयुक्त प्रयासों से विकसित कोविड वैक्सीन कोवैक्स लगवाई थी। कोरोना वैक्सीनेशन के नियमों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को एक ही ब्रांड की वैक्सीन की ही दूसरी डोज लेनी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली डोज किसी एक ब्रांड की और दूसरी डोज किसी दूसरे ब्रांड की ली जाए। लिहाजा 8 अप्रैल को यानी अपनी पहली वैक्सीन डोज के 38 दिन बाद पीएम मोदी ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई थी और अपनी दूसरी डोज लेने के बाद प्रधानमंत्री ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की थी। दरअसल भारत में एक बार फिर महामारी की इस डराने वाली रफ्तार के पीछे लोगों की लापरवाही को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है, जिसकी वजह से कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। लेकिन 8 अप्रैल को हुई इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया ताकि लोग इस वायरस के खतरे को गंभीरता से लें और उन नियमों का पालन करें जिन नियमों को कोरोना काल के लिए बनाया गया है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने नाइट कर्फ्यू पर सवाल उठाने वाले लोगों के सवालों का जवाब भी दिया। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है।
अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने उस दौर की याद भी दिलाई जब पहली बार देश में लॉकडाउन लगा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी हालात इतने भी नहीं बिगड़े हैं कि लॉकडाउन की नौबत आई, लेकिन हाँ, इस बात पर जोर जरूर दिया कि फिलहाल कोरोना को दोबारा फैलने से रोकने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत है। गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या थे? हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय था, पीपी किट नहीं था, और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। सच तो ये है कि दिन ब दिन नए रिकॉर्ड बना रहा कोरोना वायरस उस रूप में लौटा है जो पहले से कहीं ज्यादा डराने वाला है। यही वजह है कि जहां राज्य सरकारें सख्ती करने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी लोगों से लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ अगर कोई सबसे कारगर हथियार है तो वो है आपकी समझदारी, आपका अनुशासन और कोरोना प्रोटोकॉल। और सच भी तो यही है कि आज लोगों को एक बार फिर कोरोना से बचाने के लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। बंगाल विधानसभा चुनावों में 5वें चरण की वोटिंग से पहले नादिया और उत्तर 24 परगना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां आयोजित की गईं। इस दौरान अमित शाह ने कूच बिहार में हुई हिंसा पर ममता सरकार को घेर लिया और साथ ही उन्होंने रोड शो में उमड़ी भीड़ के बीच एक बार फिर इस बात का ऐलान किया कि 2 मई के बाद बंगाल से ममता बनर्जी सरकार की विदाई तय है। देखिए, यहाँ छत पर खड़ा होकर लोग अभिवादन कर रहे हैं, अमित शाह का कर रहे हैं। भीड़ इतनी खचाखच है कि तेज गाड़ी नहीं चला सकते, काफी जल्दी नहीं जा सकते। बंगाल के रण में अमित शाह की धमक। नादिया के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। आप संतरास मुक्त बंगाल चाहते हो या नहीं चाहते हो? उत्तर 24 परगना की सभा में भारी भीड़। रैलियों में उमड़ी भीड़ ने उड़ाई टीएमसी की नींद। ममता के गढ़ में अमित शाह की सियासी बिसात। बंगाल के सियासी समर की ये वो तस्वीरें हैं जो राज्य की मौजूदा सरकार के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं है। नादिया से लेकर उत्तर 24 परगना तक जहां जहां अमित शाह ने रोड शो और सभाओं को अंजाम दिया, वहां की बयार में विरोधियों की चित करने की ताकत साफ दिखाई दी। 5वें चरण के मतदान से पहले आयोजित इन रैलियों के जरिए अमित शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर उन्हें सीधी चुनौती दी। शांतिपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के लिए पहुंचे अमित शाह के रोड शो में ऐसी भीड़ उमड़ी कि तिल भर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। इस वक्त हम मौजूद हैं नदिया जिले के शांतिपुर विधानसभा में और यहाँ पर तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अमित शाह के रोड शो में यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है अमित शाह को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा है। हर कोई चाहता है उनको अपने कैमरे में कैद कर लेना।
नादिया जिले की शांतिपुर विधानसभा सीट से आई ये तस्वीरें असल में बीजेपी के उस असर की बानगी हैं जिसे इस वक्त बंगाल की सियासी हवाओं में साफ महसूस किया जा रहा है। महज कुछ किलोमीटर के रोड शो में इस कदर भीड़ उमड़ी के चप्पा चप्पा भगवा रंग में रंग गया। आलम यह हो गया कि अमित शाह को वक्त से पहले ही अपना रोड शो खत्म करना पड़ा। नदिया जिले की अगर हम बात करें तो नदिया जिले में तब जितनी भी विधानसभाएं थी लोकसभा चुनाव के दौरान लीड लिया था। अब बीजेपी ने उसी लीड को कायम रखने के लिए यहां पर अमित शाह ने रोड शो किया है। बंगाल विधानसभा चुनावों में 5वें चरण से पहले जिस नादिया जिले में अमित शाह ने रोड शो के जरिए प्रचार की शुरुआत की, उसके सियासी समीकरणों को भी समझना जरूरी है। नादिया में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं। 2016 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने यहां की 11 सीटें हासिल की थीं। 2016 के ही चुनावों में कांग्रेस को यहां से 3 सीटें मिली थीं। 2016 के विधानसभा चुनावों में लेफ्ट को 1 सीट, जबकि बीजेपी को भी पिछले विधानसभा चुनावों में 1 सीट ही हासिल हुई थी। जिले में करीब 42,77,000 मतदाता हैं। जिले की मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 35% है। यही वजह है कि नादिया में टीएमसी का वर्चस्व तोड़ने के लिए अमित शाह ने यहां रोड शो को अंजाम दिया। शांतिपुर विधानसभा सीट पर अपने प्रचार के ठीक बाद अमित शाह मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ कूच बिहार में हुई हिंसा पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की, वहीं इस बात का भी दावा किया कि कूच बिहार में ऐसा माहौल बनाया गया जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बंगाल के चुनाव के चौथे चरण के मतदान में कल एक दुखद घटना हुई। एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। सीआरपीएफ के हथियार लूटने का प्रयास किया और जब सीएपीएफ ने अपने बचाव में अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोगों की एक मृत्यु हुई। ये बहुत दुखद घटना है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ता आनंद बर्मन की हत्या के मामले पर भी ममता सरकार को घेर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के इशारे पर आनंद बर्मन की इसलिए हत्या की गई ताकि विधानसभा सीट पर चल रहे मतदान को प्रभावित किया जा सके। आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो पाए। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया। मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है, आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी पर यह आरोप भी लगाया कि अगर ममता बनर्जी ने केंद्रीय बल को लेकर लोगों को उकसाने का काम ना किया होता तो कूच बिहार जैसी हिंसा हरगिज नहीं होती। शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया है। प्रचार की पावरफुल रणनीति बनाने वाले अमित शाह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद रानाघाट विधानसभा के लिए रवाना हो गए। यहां भी अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया।
जबरदस्त धूप के बावजूद लोग अमित शाह की एक झलक पाने के लिए उतावले दिखाई दिए। इस दौरान जिधर नजर गए उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखाई दी। बिल्कुल देखिए, सीधी हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और आपको सड़क के किनारे गाड़ी को चलने में भी परेशानी हो रही है। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है क्योंकि आपकी नजरें जहां तक जाएंगी वहां सिर्फ कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं और चारों तरफ लोग जय श्री राम और अमित शाह के जय के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम और वंदे मातरम के नारों की गूंज के बीच अमित शाह ने बेहद खास अंदाज में बंगाल सरकार को घेर लिया। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, बेरोजगारी और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को हवा देते हुए अमित शाह ने लोगों से सवाल किया कि अगर इन शब्दों को बंगाल से हटाना है तो ममता सरकार को हटाना होगा। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, बेरोजगारी और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को हवा देते हुए अमित शाह ने लोगों से सवाल किया कि अगर इन शब्दों को बंगाल से हटाना है तो ममता सरकार को हटाना होगा। मित्रों, आप संतरास मुक्त बंगाल चाहते हो या नहीं चाहते हो? दीदी के रहते हो सकता है क्या? आप घुसपैठ मुक्त बंगाल चाहते हो या नहीं चाहते हो? दीदी के रहते हो सकता है क्या? आप बेरोजगारी मुक्त बंगाल चाहते हो या नहीं चाहते हो? दीदी के रहते हो सकता है क्या? आप तुष्टीकरण मुक्त बंगाल चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो दीदी के रहते हो सकता है क्या? तो संतरास हटाना है, घुसपैठियों को निकालना है, बेरोजगारी हटाना है, तो दीदी को निकालना है। इस दौरान अमित शाह ने लोगों से निर्भीक मतदान की भी अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों को इस बात का भी भरोसा दिलाया कि बंगाल में अब गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। बड़े सवेरे 7 बजे पूरे परिवार के साथ कमल के फूल के सामने बटन दबाएंगे क्या? दबाएंगे? देखो, मैं आपको कहता हूं, हर बार दीदी के गुंडे परेशान करते हैं ना? करते या नहीं करते? जोर से बोलो, करते या नहीं करते? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है आपको। निर्भीक होकर सोना और बांग्ला का निर्माण करना है, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाना। नादिया में रोड शो के बाद अमित शाह उत्तर 24 परगना भी पहुंचे। यहां प्रचार की कमान को संभालते हुए अमित शाह ने एक के बाद एक कई हमले बोले। दरअसल नादिया की ही तरह उत्तर 24 परगना को भी टीएमसी का अभेद किला माना जाता है। साल 2016 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करें तो आंकड़े साफ बताते हैं कि कैसे टीएमसी का यहां सियासी रुतबा रहा है। उत्तर 24 परगना जिले में विधानसभा की कुल 33 सीटें हैं। 2016 के चुनाव में टीएमसी ने यहां की 27 सीटें जीती थीं। 2016 के चुनाव में लेफ्ट को यहां से 3 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई थी। खास बात यह है कि इस जिले से 6 मंत्री बनाए गए थे। करीब 80 लाख की आबादी वाले इस जिले में बीजेपी अपना प्रभुत्व कायम करना चाहती है। यही वजह है कि अमित शाह ने यहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार को कई मुद्दों पर घेर लिया। देखिए, कितने लोगों के पास मोबाइल है, बताओ भाई, जरा हाथ ऊपर करो। सबके पास है ना? तो मेरी सभा समाप्त होते ही 50-50 लोगों को फोन करना है। कितने? फोन कर कर कहना है कि घुसपैठियों को रोकने के लिए दीदी को भगाओ। क्या कहना है? दीदी को, ये बेरोजगारी दूर करने के लिए दीदी को। बंगाल चुनावों का सफर अपना आधा रास्ता तय कर चुका है।
लेकिन अभी आधा रास्ता बाकी है। यही वजह है कि इस बचे हुए रास्ते के लिए सियासी रस्साकसी जोर पकड़ रही है। लेकिन आखिरी फैसला जनता के ही हाथ है। वही तय करेगी कि बंगाल के सियासी समर का असली विजेता कौन है।